क्लैरिटी एक्ट को आप ये समझिए कि लोग इसकी गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी रेलेवेंस है। हर देश को अब ये करना ही पड़ेगा कि जब अमेरिका ने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया तो उसको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। आमतौर पर क्या होता है कि जब आप निराशा के फेज में होते हैं या कोई नई चीज होती है तो आपको वो समझ नहीं आती। जो चीज 2012 और 2016 के फेज में क्रिप्टो की थी, सिमिलरली आज वही समझ कि 2021 से लेकर 2026 तक का जो क्रिप्टो का फेज है कुछ उसी तरह का है कि टेक्नोलॉजी जब नए लेवल पर आती है तो और वो डिस्रप्शन करती है तो डिस्रप्शन के अंदर कुछ ऐसा होता है कि शुरू शुरू में उसको इलीगल कहा जाता है, जैसे उबर को इलीगल कहा जा रहा था। वी आर on this edge of great adoption of a new wealth engine. क्लैरिटी एक्ट का पास होना है वो एक तरह से एक सिग्नेचर हिस्टोरिकल मूव की तरह काम करेगा। एआई का क्रिप्टो रेल्स ब्लॉकचेन्स को अडॉप्ट किए बिना कोई फ्यूचर नहीं है। क्रिप्टो का वो अडॉप्शन मोमेंट आ रहा है और बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आज रिलायंस ने जो ब्लैक रॉक के साथ जियो फाइनेंशियल नाम का एक वेंचर शुरू किया हुआ है, क्या क्या उसको वो कल डीफाई में नहीं बदल सकता? क्या वो हिंदुस्तान का आवे नहीं बन सकता? जो काम फिएट करेंसीज कर रही थी वो काम नेशंस के स्टेबल कॉइन्स आने वाले समय में करेंगे कि आने वाले समय में हर इंसान नेटवर्क टू नेटवर्क शिफ्ट करता रहेगा और जिस नेटवर्क में जब तक उसको वैल्यू मिल रही है वो उस नेटवर्क में तब तक रहेगा। ये क्रिप्टो और एआई अब जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी बन चुका है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह, रेलवे की तरह, कंप्यूटर की तरह, इंटरनेट रेवोल्यूशन की तरह। फिएट करेंसियां अगर खत्म भी होती हैं तो ये कोई विनाश की स्टोरी नहीं है। फिएट करेंसीज अगर खत्म होती हैं तो सरकारें उसकी बजाय ऑन चेन सॉवरेन करेंसीज का एक नया मॉडल इंप्लीमेंट करेंगी। Every human will have their own AI agents, and the AI agents, in a split of second, will figure out based on what they want to achieve, what is the best network जहाँ पे वो अपना काम अचीव कर सकते। वन मतलब line of codes are going to be the future of GDP, and when the line of code is the future of GDP, ये line of code जो है आपके AI agents लिख रहे होंगे। को ये देखना कि भैया मैं इस जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कैसे करूंगा, मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं कैसे फायदा उठाऊंगा परिवार को, मैं क्या लेके जाऊंगा इसमें से। ये तो सोने का पहाड़ सबके लिए ओपन हो रहा है। मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है, मेरा गदाला कहाँ है, मेरे परिवार के कितने लोग के पास कुल्हाड़ी है, और वो कुल्हाड़ी डिजिटल है। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय CoinDCX, इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी, सबसे रेप्यूटेबल और FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है। CoinDCX का यूज आप वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पे कर सकते हो। ऐप ओपन करते ही इसका साइन अप और लॉगिन पेज है जहां से आप इजीली अकाउंट क्रिएट करके स्टार्ट कर सकते हो। लॉगिन के बाद ये इसका डैशबोर्ड है जहां आप टॉप गेनर्स, लूजर्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक जगह पर देखने मिलते हैं। यह है मार्केट सेक्शन जहां आप बिटकॉइन जैसे एसेट का चार्ट देख सकते हो और डायरेक्टली बाय या सेल भी कर सकते हो। अगर आप BTC USDT पेयर में ट्रेड करना चाहते हो तो यहां लिमिट और मार्केट ऑर्डर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म के लिए ये SIP फीचर काफी यूजफुल है जहां आप बिटकॉइन में रेगुलर इन्वेस्ट करके स्लोली वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। ये पोर्टफोलियो सेक्शन है जहां आप अपने सारे होल्डिंग्स और परफॉर्मेंस इजीली ट्रैक कर सकते हो और यहां से आप अपना क्रिप्टो टैक्स रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो जो काफी हेल्पफुल है, जिसे मैं भी यूज करता हूं। अगर आप अपने एसेट से अर्न करना चाहते हो तो CoinDCX पे अर्निंग ऑप्शंस भी अवेलेबल है। इसके अंदर एक बिल्ट इन Web3 वॉलेट भी है जिसे आप डायरेक्टली Web3 एप्स एक्सप्लोर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट के लिए इनका क्रिप्टो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी अवेलेबल है। अगर आप क्रिप्टो में नए हो तो CoinDCX ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और क्लैरिटी एक्ट के बारे में आपने सुना ही कि पास हो गया है, लेकिन जो उसके सबसे बड़े हर्डल्स है ना यूएस के अंदर, वो क्लैरिटी एक्ट के अंदर वो सबसे बड़ा हर्डल था जो अभी जो बैंकिंग कमेटी थी और जो सीनेट के जो लोग थे वो आपस में जब बैठे, करीब 24 बहुत बड़े जो थिंक टैंक जो अमेरिका का, आप ये कह लीजिए कि वो लोग जब बैठे तो उन लोगों ने, जब कमेटी ने बिल पास कर दिया तो 90 से 95% बिल इसी स्टेज में मर जाते हैं। अमेरिका में जितने भी बिल प्रपोज होते हैं वो इस वाले स्टेज में खत्म हो जाते हैं, बिकॉज इस स्टेज में ये डिसाइड होता है कि बिल सीरियस है कि नहीं, इसको आगे ले जाए कि नहीं। इसके बाद जब बिल आगे प्रोसेस में जाता है तो जनरली बिल देखा ही गया कि पास हो जाता है। क्लैरिटी एक्ट को, हाँ, आप ये समझिए कि लोग इसकी गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी रेलेवेंस है। ये ऐसे समझ लीजिए कि पहली बार दुनिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है क्रिप्टो के लिए। ये बहुत बड़ा टर्म मैं यूज कर रहा हूँ। अभी तक आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन है कि नेशंस को कैसे रन करते हैं। अभी तक आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन है कि दुनिया का फाइनेंस कैसे रन होगा। फियाट स्टैंडर्ड कुछ नहीं है।
दुनिया के फाइनेंस को रन करने का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब जो तीसरा जो चीज है वो है क्रिप्टो का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है। और पहले क्या होता था कि मैं मानता कि अगर एल सल्वाडोर इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को यूरोप में कोई लिखता तो कोई वैल्यू नहीं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिख वो रहा है जिसने फाइनेंस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, डॉलर, डॉलर बेस्ड सिस्टम, फियाट बेस्ड सिस्टम। तो जब वो कंट्री जिसने फियाट बेस्ड मॉनेटरी सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वही अब क्रिप्टो का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने जा रहा है, तो आप इस बात की इंपॉर्टेंस को समझिए कि इसके बाद कोई भी बचेगा नहीं। बचेगा नहीं मतलब ये कि चाहे उसको क्रिप्टो समझ में आ रहा है या नहीं, चाहे उसको क्रिप्टो पसंद है या नहीं, चाहे उसको क्रिप्टो से नफरत है या प्यार है, हर देश को अब ये करना ही पड़ेगा कि जब अमेरिका ने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया तो उसको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। अब आप बोलोगे क्यों, मजबूरी है क्या? तो मैं यही इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब फियाट बेस्ड मॉनेटरी सिस्टम लिखा गया था तो स्विट्जरलैंड नहीं माना था, फॉर एग्जाम्पल, और ये रियलिटी है। स्विट्जरलैंड ने कहा था मैं गोल्ड स्टैंडर्ड को नहीं छोड़ूंगा, और फिर भी करते 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 1990 के दशक में, मेरे ख्याल से 1995-96 के आसपास, तब जाके उसने पूरी तरीके से वो गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा था। अल्टीमेटली क्या होता है कि आप आज नहीं तो कल उस स्टैंडर्ड पे आप आते ही हो, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी उस स्टैंडर्ड पे शिफ्ट हो चुकी होती है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ये जो फियाट मॉनेटरी सिस्टम का जो कॉन्स्टिट्यूशन से क्रिप्टो के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा है, क्या हम वैसे ही शिफ्ट और माइग्रेशन देखेंगे, क्या वैसे ही ट्रांजिशन देखेंगे, और ये कैसे होगा, क्या क्या इसके पहलू हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। आज का जो वीडियो है, हमेशा की तरह मैं कहता हूँ, कहना तो नहीं चाहिए, शर्म भी आती है, शायद आप सोचते हो कि हर वीडियो को कहते हैं इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली ये वाला तो है ना, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। मतलब इसकी मैं आपको क्या ही इंपॉर्टेंस बताऊं, आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ ये बहुत, जो वीडियो के एंड में आपको लगे तो एक बार कमेंट भी कर देना कि हाँ सर, आपका जो शुरू में एक दावा था कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वाकई ये उससे उम्मीद से परे निकला। ठीक है, चलिए सर, तो आपका सर इनिशियल थॉट्स, क्या मैं सही डायरेक्शन में बोल रहा हूँ? हाँ काशिफ, ये बहुत ही खूबसूरत इंट्रोडक्शन था। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं करने जा रहा हूँ वो बेसिकली 3 चीजें करने जा रहा हूँ। पहली चीज जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि दुनिया के अंदर जो इंसेंटिव्स होते हैं उनका क्या रोल होता है। नंबर 2, क्लैरिटी एक्ट के बाद दुनिया के अंदर किस तरह से रेगुलेशंस के अंदर क्रिप्टो को फेवरेबल तरीके से देखा जाएगा। और नंबर 3, दुनिया के अंदर एक मैसिव एबंडेंस क्रिप्टो के जरिए कैसे आएगी। अब आप कहेंगे कि साहब, एक तरफ यहाँ हमारी हालत इतनी खराब हुई पड़ी है कि हमारा एसेट, हमारा पोर्टफोलियो 90% डाउन है, और आप इतनी बड़ी उम्मीद जैसी बातें कर रहे हैं, ये बातें हजम नहीं होती। बट अब क्योंकि मैं 14 साल क्रिप्टो में बिता चुका हूं और मैंने बुरे दिन भी बहुत देखे हैं, और 2012 से लेकर 2016 तक का वो फेज जब बिटकॉइन ऑलमोस्ट हिला ही नहीं था, और उसके बाद 2016 में जब हिलना शुरू हुआ तो फिर वो हिलते हिलते कई गुना बढ़ गया। मतलब $200 से वो जंप करते थोड़े ही फेज में $8,000 तक पहुंच गया था। और 2012 से 2016 तक जब मैं अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को कहता था कि बिटकॉइन खरीद लो, तो वो लोग मुझे पागल कहा करते थे। और मैं भी उनको समझाता था कि भाई इसका मतलब ये है, इससे ऐसा हो गया, पर उनको लगता कि $200 का बिटकॉइन कितना महंगा होगा। तो आमतौर पर क्या होता है कि जब आप निराशा के फेज में होते हैं या कोई नई चीज होती है तो आपको वो समझ नहीं आती। बट मैं जी जो बात कहना चाहता हूं कि यही वो फेज होता है जहां सबसे बड़ी वैल्यू ग्रोथ की शुरुआत, फाउंडेशन रखी जाती है। आज मैं बिटकॉइन की बजाय पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम की बात करने जा रहा हूं कि जो चीज 2012 और 2016 के फेज में क्रिप्टो की थी, सिमिलरली आज वही समझ कि 2021 से लेकर 2026 तक का जो क्रिप्टो का फेज है, कुछ उसी तरह का है, विच बेसिकली मीन्स कि ये गेम अब बदलने वाली है। जो इस गेम में टिका रहा वो
आने वाले समय में मैसिव मैसिव रिटर्न्स देखेगा। और तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि लोग इमेजिन नहीं कर पाते कि फिएट करेंसी के बाद क्या होगा। ये बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको ये बात सुन के विश्वास होगा कि आज से लगभग 100-150 साल अमेरिका में डॉलर जैसी एक सिंगल करेंसी नहीं थी, लगभग 1600 प्राइवेट करेंसियां थी जिनको बैंक इशू करते थे, प्राइवेट बैंक इशू करते थे। क्या आप इमेजिन करेंगे कि 1880 के अंदर वहां पर 1600 करेंसियां हो? और जो 1880 में जिसने 1600 करेंसियों के बारे में देखा है, सुना है, क्या वो ये सोच सकता था कि 1920 तक पहुंचते पहुंचते एक करेंसी रह जाएगी? चक्कर क्या है कि हम अपने दिमाग को इतनी दूर तक इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि जो हमें सिंपल सामने नजर आता है, हम उसी को सच मान लेते हैं और आने वाले भविष्य के सामने से अपनी आंखें मूंद लेते हैं। तो मैं ये तीसरी बात जो इसके साथ करने जा रहा हूं कि एआई और क्रिप्टो के कन्वर्जेंस के बाद जो दुनिया आपके सामने नजर आएगी वो कैसी होगी। एम आई राइट? तो ये मैं तीन चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं और इन तीन चीजों को समझने के लिए एक ही पैरामीटर मैं यूज करने जा रहा हूं और वो पैरामीटर का नाम है यूनिवर्सल कोड। ये पैरामीटर मेरा बनाया नहीं है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं। हाँ, उसकी इंटरप्रिटेशन मैं जरूर करूंगा, बट ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल कोड का, ये राउल पॉल जो रियल विजन के फाउंडर हैं उन्होंने दिया है और मैं उस चीज को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। काशिफ, एम आई राइट? बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है। राहुल पॉल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन क्योंकि ये ऐसे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि इनकी अगर हम इम्पोर्टेंस को ये इंग्लिश के जार्गन्स में दब के रह जाते हैं। ज्यादातर शेक्सपियर की या फिलोसॉफिकल किताबें क्यों प्रचलित नहीं हो पाई और क्यों ही किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर पॉपुलर है, मासिस के अंदर आज भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिकॉज उनको सरल तरीके से समझाने वाला नहीं था। तो आई थिंक ये अच्छा इनिशिएटिव है जो आज हम कर ले रहे हैं। अब मैं आपको इस बात को समझाने के लिए हम लगभग 40-45 मिनट बात करेंगे। मैं आपको दो चीजों को छोटा छोटा करके यूनिवर्सल कोड तक लेके जाऊंगा। आप अगर आज से लगभग 100 साल पीछे जाएं, जब दुनिया में कारें नहीं होती थी और लोग बग्गियों के अंदर, घोड़ों की बग्गियों के अंदर यात्रा करते थे, तो अगर किसी से इमेजिन किया जाए उस समय के संसार में कि भाई आप जल्दी से जल्दी न्यूयॉर्क से मियामी अगर जाना चाहते तो कैसे पहुंच सकेंगे, तो जो घोड़ा गाड़ी जो बग्गी थी वो 10, 12, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लोग कहते समझते थे। लोग कहेंगे कि यार सबसे फास्ट भागने वाला घोड़ा होना चाहिए, उस बग्गी के पहिए जो होने बहुत मजबूत होने चाहिए, वेल ऑयल्ड होने चाहिए, वेल लुब्रिकेटेड होने चाहिए। यानी कि आप इमेजिन अगर फास्टेस्ट से फास्टेस्ट कर भी रहे हैं तो घोड़ा ही इमेजिन कर रहे हैं, आप बग्गी ही इमेजिन कर पा रहे हैं, आप 4 व्हील्ड कार इमेजिन नहीं कर पाते। मैं लोगों को यहां कहना चाह रहा हूं कि मेरी बातों को समझने के लिए आप घोड़ा और बग्गी का जो लिमिटेशन है, एक बार उससे उसको ट्रांसेंड करिए, उससे एक तरह से जंप मारने की कोशिश करिए। अब सवाल ये है कि जब गाड़ियां आई और गाड़ियां लोगों ने यूज करनी शुरू की, तो बहुत जल्दी लोगों को लगना शुरू हो गया कि गाड़ी इतनी एफिशिएंट चीज है कि इसके सामने घोड़ा गाड़ी कभी टिकने वाली है ही नहीं, और कुछ सालों में ही उसका मैसिव अडॉप्शन हो गया। उसी तरह से बिजली मैसिव अडॉप्शन हुआ, ठीक। उसी तरह से आप देखें मॉडर्न टेलीग्राफ, टेलीकम्युनिकेशंस, मैसिव अडॉप्शन हुआ। मॉडर्न रेलवेज, मैसिव अडॉप्शन हुआ। बैंकिंग सिस्टम, मैसिव अडॉप्शन हुआ।
जब मैं इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज की मैसिव एडॉप्शन की बात करता हूं, तो बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजीज को जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी कहा जाता है, विच बेसिकली मीन्स कि ये टेक्नोलॉजीज आने के बाद आपकी जिंदगी का ऐसा गहरे हिस्सा बन जाती हैं कि आप सोच भी नहीं पाते अपनी जिंदगी इसके अलावा, इसके बिना अपनी जिंदगी सोच ही नहीं पाते। अब अगर गाड़ियों को, रेलवेज को या इलेक्ट्रिसिटी को पूरी दुनिया में फैलने में 100 साल लगा, ओके, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कंप्यूटर्स को फैलने में 50 साल लगे, इंटरनेट को फैलने में 30 साल लगे, स्मार्टफोन्स को फैलने में 15 साल लगे, तो उसके बाद की जो टेक्नोलॉजी आएगी उसको फैलने में कितने साल लगेंगे? अब उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद आ रहा है क्रिप्टो और एआई। यानी कि क्रिप्टो और एआई को अगर जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी बनना है तो उसका एडॉप्शन कर्व 50 साल का नहीं है, 30 साल का नहीं है, 15 साल का नहीं है, उसका एडॉप्शन कर्व 5 से 10 साल के बीच का है। और उसमें से हमने पिछले 5 साल 2021 से लेकर 2026 के ऑलरेडी बिता लिए हैं, विच बेसिकली मीन्स कि 2026 से लेकर 2030-32 तक का जो पीरियड है, ये क्रिप्टो और एआई की कन्वर्जेंस और इसकी अपवर्ड एडॉप्शन का वेव है। ये मैं जो भी बात आपके साथ कह रहा हूं, इसको और उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं 2-3 कंपनियों की। गूगल, amazon, पेपाल, ओके, और माइक्रोसॉफ्ट। जिन लोगों ने इन कंपनियों के शेयर आज से 25-30 साल पहले खरीदे थे, क्या उन्होंने सोचा होगा कि ये कंपनियां एक पॉइंट के बाद 2-2, 3-3, 4-4 ट्रिलियन डॉलर की कंपनियां बनेंगी? सोचा नहीं था। बट क्योंकि इंटरनेट, कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन गए, तो इस कारण ये मैसिव वेल्थ वेव आई। अब उसी ट्रेजेक्टरी को हम आगे लेते हुए क्रिप्टो और एआई की बात करते हैं। गॉट इट? अब ये बात का एक हिस्सा हो गया कि जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है या उसका एडॉप्शन किस तरह से होता है। अब मैं आपको एक दूसरी चीज बताता हूं जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इंसेंटिव्स। ओके, देखिए, दुनिया के अंदर कुछ भी रेवोल्यूशन जैसा नहीं होता, कुछ भी रेवोल्यूशन जैसा नहीं होता। कुछ ऐसा होता है कि लोगों का बिहेवियर बदल जाता है और लोगों के इंसेंटिव्स बदल जाते हैं। जैसे डॉलर एज अ करेंसी दुनिया में पहली बार क्यों एक्सेप्ट हुआ अमेरिका के अंदर, उसका बड़ा सिंपल रीजन था। क्यों? क्योंकि वो जो 1600 करेंसी अमेरिका में चलती थी, हर करेंसी बेसिकली एक बिल ऑफ एक्सचेंज के जरिए काम करती थी। कि मैंने टेक्सास में एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया $10,000 का, और मैं सिंसिनाटी में जाके उसको एनकैश करवा रहा हूं, तो मुझे $10,000 के ऊपर एक डिस्काउंट देना पड़ता था, जो 5% हो सकता था, 10%, 6% हो सकता, 8%, कई बार 10% भी होता था, जिसको कहते थे नॉन पार चेकिंग फैसिलिटी। फेडरल रिजर्व आया 1914 में, उसने एट पार चेक फैसिलिटी लॉन्च कर दी। यानी कि अगर टेक्सास में वो 10,000 का चेक है तो वो सिंसिनाटी में भी 10,000 का चेक है। अब आप छोटी सी बात देखिए कि एट पार चेकिंग फैसिलिटी ने लोगों को वो जो 5 से 10% का डिस्कम्फर्ट था वो खत्म कर दिया। जब आपका इंसेंटिव 5 से 10% का है हर चेक के ऊपर, तो फिर आप उन 1600 करेंसियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे डॉलर बेस्ड करेंसी का। विच बेसिकली मीन्स कि जब ये इंसेंटिव्स लोगों को मोटिवेट करना शुरू करते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं। Am I right? और जब ये इंसेंटिव्स
लोगों को समझ में आ जाते हैं तो लोग अपने आप उस तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ओके, अब आप उसी चीज को उदाहरण लेके उसी थ्योरी ऑफ इंसेंटिव्स को 100-150 साल बाद के वक्त में ले आइए। जैसे आज इंडिया के अंदर एक आम इंडिया क्या डेवलप किसी भी डेवलपिंग कंट्री की उदाहरण ले लीजिए। अगर वो डेवलपिंग कंट्री की जो करेंसी है वो 10 से 15% एक साल में डाउन जा रही है, तो इसका मतलब है कि मान लीजिए किसी इंसान ने आज से एक साल पहले अपने कैश को या अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करके 86 रुपए के हिसाब से उसने यूएसडीटी खरीद लिए और उसने वो यूएसडीटी ना बेचे, ना कुछ किया, ना कोई ट्रांजैक्ट किया, जस्ट अपने पास रखे रखे। आज उसके यूएसडीटी 86 रुपए की बजाय 97 रुपए का है। एम आई राइट? अब आप देखिए, उसने इसके कोई बिजनेस नहीं किया, उसने सिर्फ यूएसडीटी को होल्ड करके रखा और उसको 12 से 14% का रिटर्न आ गया। एम आई राइट? तो इसका मतलब है कि ये वही काम कर रहा है जो गोल्ड कर रहा है। गॉट इट? अब इसका मतलब ये है कि आम जनता को एक वीक हो रही फिएट करेंसी की बजाय एक स्ट्रॉन्ग टोकन जिसको वो कहीं भी यूज कर सकते हैं दुनिया में, उसकी तरफ शिफ्ट होंगे। सो दैट्स नंबर वन। एंड नंबर टू, अब यूएसडीटी खरीदने के बाद आप दुनिया की किसी भी क्रिप्टो करेंसी में जा सकते हैं। आप इथीरियम में जा सकते हैं, किसी ऑल्ट कॉइन में जा सकते हैं, आप बिटकॉइन में जा सकते हैं। अब बेसिकली ये आपका फ्रंट डोर हो गया यूएसडीटी, और उस फ्रंट डोर से जैसे ही दरवाजा खुलता है तो आपके सामने एक पूरी दुनिया के मैसिव वेल्थ इंजन्स खड़े होते हैं। अब आप सोचते हैं कि यार, ऐसा मेरे पास पहले कभी अवेलेबल था दुनिया में, दुनिया के इतिहास में, कि मैं अपने घर में बैठा एक एप्लीकेशन के ऊपर बिना केवाईसी के ये चीज कैश से यूएसडीटी में, यूएसडीटी से किसी और क्रिप्टो कॉइन में ये स्थिति हासिल कर पाऊं। मैं मानता हूं कि यूएसडीटी आपके पास अगर खरीद रहे हैं तो करंटली ये एक लीगली रिपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, बट मेजोरिटी जनता उसको लीगली रिपोर्ट नहीं करती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर नहीं आता है। बट बात यहां मैं सिर्फ एक देश की नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं एक इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जब पहली बार उबर आया था तो न्यूयॉर्क की टैक्सी वालों ने हड़ताल कर दी थी और उबर के ऊपर कई केसेस लगा दिए गए थे। बट हुआ ये कि जो न्यूयॉर्क टैक्सी वाले थे जितना किराया चार्ज करते थे, उबर के टैक्सी ड्राइवर्स उससे कम किराया चार्ज करते थे। और दूसरी बात, कोई भी बंदा ड्राइवर बन सकता था। जब कोई भी बंदा ड्राइवर बन सकता था और आप बड़े आराम से किसी भी इंसान को इस सिस्टम में लेके आ सकते थे, तो न्यूयॉर्क के टैक्सी ड्राइवर्स उस मैसिव चेंज के सामने खड़े नहीं हो पाए। और आज कोई सपने में भी सोचता है कि उबर वॉज इलीगल? क्या कोई सपने में भी सोचता है? नहीं। और ये मैं बात आपको कुछ सालों की पुरानी बता रहा हूं, मैं 50 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि टेक्नोलॉजी जब नए इस लेवल पर आती है तो और वो डिसरप्शन करती है, तो डिसरप्शन के अंदर कुछ ऐसा होता है कि शुरू शुरू में उसको इलीगल कहा जाता है, जैसे उबर को इलीगल कहा जा रहा था। ठीक उसी तरह से क्रिप्टो को भी कई जगह पर इलीगल अगर कहा जाता है तो वो उस टेक्नोलॉजी की डिसरप्शन के प्रोसेस का हिस्सा है। एम आई राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अगर क्रिप्टो और एआई जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी बन रहा है और वो जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा है, यानी कि उसका जो एडॉप्शन कर्व होगा वो 50 साल नहीं होगा, वो 30 साल नहीं होगा, वो 15 साल नहीं होगा, वो 5 से 10 साल होगा। तो हम उस एडॉप्शन कर्व के मुहाने पर खड़े हैं। सो मेरी
पहली आप लोगों को जो क्लियर कम्युनिकेशन है वो ये है कि वी आर ऑन दिस एज ऑफ ग्रेट adoption of a new wealth engine. Am I right? जी एब्सोल्युटली। और बिल्कुल, और इंसानियत जब भी प्रोग्रेस करती है, जब भी उसके सामने कोई परेशानी आती है तो वो सोल्यूशन ढूंढता है। आप कितनी ही मूवीज में देखा है हमने कि एक आदमी जो शहर में रहता हुआ उसका प्लेन क्रैश हुआ, और ये रियल स्टोरीज हैं कि वो आइलैंड पे फंस गया, तो समुद्र में गिरा, आइलैंड पे पहुंचा, और वो आइलैंड पे सरवाइव कर गया 10-10 साल, जंगल में सरवाइव कर गया 5-5 साल, 4-4 साल। तो किसी ने सिखाया तो था नहीं। तो जब कभी परेशानी आती है या कोई भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है टू ओवरकम दैट। ओके, सो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एडॉप्शन का एक मैसिव कर्व आने वाला है, इसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि जो क्लैरिटी एक्ट का पास होना है हम्म। वो एक तरह से एक सिग्नेचर हिस्टोरिकल मूव की तरह काम करेगा। और ये जो सिग्नेचर मूव इतिहास में होगा, ये ऐसा मूव होगा कि इसके साथ दुनिया के सभी देशों के लिए एक क्रिप्टो रेगुलेटरी ग्रामर बन जाएगा। अब ये जैसे ही क्रिप्टो रेगुलेटरी ग्रामर आपके सामने बना, आपके पास दो ही ऑप्शंस है। या तो उस ग्रामर को एक्सेप्ट कर लो और अपनी जनता को उसके साथ जोड़ो और उसका फायदा लो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके पास दूसरी ऑप्शन ये है कि जनता को उधर जाने से रोकने के लिए जो कुछ भी आपको करना पड़े आप करोगे। तो बेसिकली ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर गाड़ियां आ रही हैं न्यूयॉर्क के अंदर तो आप जनता को कह रहे हो गाड़ी में सफर मत करो, टांगे घोड़ा गाड़ी में सफर करो। अगर इंटरनेट आ गया है तो आप लोगों को कहेंगे कि कागज के अंदर काम करो, स्क्रीन के ऊपर काम ना करो। तो जिस आइडिया का, जिस टेक्नोलॉजी का टाइम आ जाता है, उसको एक पॉइंट के बाद दुनिया की कोई रेगुलेटरी फोर्स रोक नहीं सकती। बट वो रेगुलेटरी फोर्स अगर चाहे उसको डायरेक्शन दे सकती है। एम आई राइट? अब मैं इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने एक स्क्रीन पर एक इमेज शेयर करने जा रहा हूं जो राउल पॉल ने दी है, और उस स्क्रीन का जो टाइटल है वो है यूनिवर्सल कोड। एम आई राइट? और मैं उसको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। अब ये देखिए, इस स्क्रीन के अंदर बेसिकली 6 लाइनें लिखी हुई हैं और साथ में राउल पॉल की एक इमेज है। अब इसकी जो पहली लाइन है, इसका बेसिक मतलब क्या है? इसका बेसिक मतलब ये है कि दुनिया में अब जो कुछ भी वैल्यू के लेवल पर मूव करेगा वो डिजिटल होगा। डिजिटल होगा मतलब उसके पीछे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर कोड होगा ही होगा। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो वैल्यू एक्सचेंज हो रहा है वो कहां से हो रहा है? यूपीआई से हो रहा है। तो यूपीआई क्या है? एक कोड है। जो दुनिया के अंदर एक्सचेंज हो रहा है वो बिटकॉइन से हो रहा है, बैंकिंग से हो रहा है, वो क्या है? वो भी एक कोड है। अब ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये दुनिया इस समय जो वैल्यू एक्सचेंज है, जो वैल्यू रिप्रेजेंटेशन है, वो सारा का सारा कोडिंग के जरिए हो रहा है। वो बात अलग है कि वो कोड इंसान लिख रहे हैं या एआई लिख रहा है, बट फंडामेंटली दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो डिजिटली हो रहा है। तो यानी कि अब दुनिया का जो बेसिक लॉ है वो यूनिवर्सल कोड है। ओके? अब वो यूनिवर्सल कोड इंसान बनाते हैं, कॉरपोरेशंस बनाते हैं, बैंक्स बनाते हैं, या सरकारें बनाती हैं, या डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स बनाते हैं, वो अलग अलग मुद्दा है। बट दुनिया का जो फंडामेंटल फंडामेंटल लॉ है वो है यूनिवर्सल कोड। ये बात अब जैसी आपको समझ में आती है तो आप कहेंगे कि भाई अगर ऐसा है तो फिर इसकी फाउंडेशन क्या होगी? अब आज तक हम देखिए, हम जब भी मनी की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, तो हम रुपये की बात करते हैं, अपने संविधान की बात करते हैं, तो बेसिकली हम नेशंस की बात करते हैं। तो यहाँ राउल पॉल कह रहा है कि आने वाले समय में ये नेशंस भी नेटवर्क्स बन जाएंगी।
यानी कि बिटकॉइन एक नेटवर्क, गूगल एक नेटवर्क, चैट जीपीटी एक नेटवर्क, एंथ्रोपिक एक नेटवर्क, amazon एक नेटवर्क, फेसबुक एक नेटवर्क, इंस्टाग्राम एक नेटवर्क, इथीरियम एक नेटवर्क, सुई सोलाना एक नेटवर्क। अगर आप ध्यान से देखें कि ये पूरे के पूरी दुनिया के अंदर जो काम नेशनल एक्टर्स किए करते थे, नेशन स्टेट्स किया करती थी, आज की तारीख में वही काम नेटवर्क्स कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये फाउंडेशन जो नेशंस की थी, अब वो रिप्लेस हो गई है नेटवर्क्स के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये नेटवर्क्स जो हैं, कोई बिटकॉइन का नेटवर्क है, कोई सोलाना का नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क्स के अंदर फास्टेस्ट ग्रोथ जिन लोगों के जरिए होएगी, पहले क्या था, मैंने पैसे कमाए, मैंने आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए, एम आई राइट? इसका बड़ा सिंपल सा कि ये पूरी की पूरी दुनिया बेसिकली ह्यूमन पी टू पी थी। आपने यहां से पैसे भेजे, दूसरे बंदे ने वहां पैसे रिकवर कर लिए। बट अब ऐसा नहीं है। अब आप कहेंगे कि फिर इसके अंदर नया क्या हो रहा है? अब इसमें जो नई चीज हो रही है कि जब हम पर्सन टू पर्सन पी टू पी बोलते हैं, तो उसमें ह्यूमंस के साथ साथ एजेंट्स आ गए हैं। यानी कि एक इंसान अपने 2 एजेंट बना सकता है, 5 एजेंट बना सकता है, 10 एजेंट बना सकता है। यानी कि एजेंट क्या है? एजेंट आप ही का बिजनेस अवतार है। फेसबुक भी अपना एजेंट बना सकता है, इंसान भी अपने एजेंट बना सकता है। यानी कि आने वाले समय में इंसानों की गिनती सेम रहेगी, रादर कम होएगी क्योंकि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, बट एजेंट्स की गिनती बढ़ती जाएगी। यानी कि अब ये जो एजेंट है, ये हर ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक से परमिशन नहीं लेगा, और ये बैंक के जो ट्रांजैक्शन लेयर है उसके ऊपर जाएगा भी नहीं, क्योंकि इसको ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड परमिशन सिस्टम चाहिए, जो आइडली उसको बैंकों के अंदर नहीं मिलेगा, पर उसको मिलेगा ब्लॉकचेन के अंदर। क्योंकि एक ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शंस अगर 1 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर होना है, तो उसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा सूटेबल है। ह्यूमन परमिशंस बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। यानी कि अगर दुनिया पी टू पी में ह्यूमन एजेंट्स की बजाय एआई एजेंट्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो आने वाले समय में ये है वो ग्राउंड जहां एक्सप्लोसिव एडॉप्शन होगा। यानी कि एआई का क्रिप्टो रेल्स ब्लॉकचेन्स को एडॉप्ट किए बिना कोई फ्यूचर नहीं है, सिंपली इम्पॉसिबल। अब जैसे ही मैं ब्लॉकचेन की बात करता हूं, ब्लॉकचेन सोलाना भी हो सकती है, ब्लॉकचेन सुई भी हो सकती है, इथेरियम भी हो सकती है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन भी हो सकती है, अलग अलग ब्लॉकचेन हो सकती हैं। यानी कि अब ये पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेशन ब्लॉकचेन के जरिए हो रहा है, तो जो ब्लॉकचेन अच्छा कोऑर्डिनेशन करेगी, जो अच्छी कम्युनिटी बनाएगी, वो ब्लॉकचेन आने वाले समय में सुपर सक्सेसफुल होएगी, और सुपर उसका टोकन जो है उसका प्राइस बढ़ेगा। सो ये है चौथा जो कोऑर्डिनेशन लेयर है, जो ब्लॉकचेन के जरिए होगा। अब ब्लॉकचेन के ऊपर होगा क्या? ब्लॉकचेन के ऊपर रहेंगी एप्स, जिनको ब्लॉकचेन की दुनिया में डैप्स बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस। तो जो काम आज की तारीख में सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस कर रही हैं, वो काम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस कर रही होंगी, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आज दुनिया के अंदर 10,000 पॉपुलर एप्लीकेशन जो दुनिया की 99% वैल्यू कैप्चर कर रही हैं, तो आने वाले समय में ये 10,000 हो सकता है 10 लाख हो जाए, हो सकता है 1 लाख हो जाए, हो सकता है 50,000 हो जाए, वी डोंट नो। बट अगर हम इस लेवल पर सोचें कि नेटवर्क्स बनाने के लिए डैप्स का होना जरूरी है, डैप्स के अंदर एक्सचेंज करने के लिए ब्लॉकचेन्स का होना जरूरी है, और ब्लॉकचेन्स के अंदर पी टू पी में ह्यूमंस और एआई एजेंट्स दोनों काम कर सकते हैं। अब आती है आखिरी बात
कि जो ब्लॉकचेन होती है उसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है। ब्लॉकचेन की वैल्यू डिटरमिन होती है टोकन से। बिटकॉइन क्या है? एक टोकन है। इथीरियम क्या है? एक टोकन है। और इस टोकन की डेफिनेशन कोई भी मन चाहे बदल नहीं सकता, क्योंकि ये टोकन की डेफिनेशन फाउंडेशन के अंदर, प्रोटोकॉल के अंदर लिखी गई है। तो सवाल ये है कि अगर हम आने वाले समय में एआई की दुनिया में जा रहे हैं, हमारी नौकरियां खत्म हो रही हैं और कल को यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी हमारे पास हमें बचाने की स्थिति में नहीं होएगी, तो कौन सी चीज हमें बचाएगी? वो होगी यूनिवर्सल बेसिक इक्विटी। यानी कि लोगों के पास जो टोकन्स होंगे वो उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड वेल्थ बेस बनेंगे। अब आपको ये बात थोड़ी देर के लिए बड़ी अचंभे वाली लग सकती है कि जब मैं ये कह रहा हूं कि लोगों के पास जो टोकन्स होंगे, जो क्रिप्टो करेंसियां होंगी, उनकी लाइफ का वेल्थ बेस बनेगी। ये बात आपको आज के समय ऐसी लग रही है जैसे एक न्यूयॉर्क के टैक्सी ड्राइवर को उबर ऐप लग सकती है, या एक घोड़ा गाड़ी के ड्राइवर को कार कैसी लगेगी। बट थोड़ी देर के लिए मेरी बात पर आप विचार करिए कि क्रिप्टो का वो एडॉप्शन मोमेंट आ रहा है और बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पिछले 5 साल में क्रिप्टो के बहुत बुरे दिन के बावजूद भी क्रिप्टो आज तक खड़ा है। अब जो अगला सेशन है, ये जो थर्ड पार्ट में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है यूनिवर्सल बेसिक इक्विटी। मैं इसको इस तरीके से और थोड़ा एनालॉजी देके मैं सिंपल करना चाहता हूँ सिचुएशन को, ताकि ऑडियंस इसको रिलेट कर सके कि एक मेट्रो की जो लाइन है, ठीक है, वो आपने देखा कि एक ट्रैक बिछ जाता है, ठीक है। ट्रैक बिछाने के बाद उस पे मेट्रो चलती है, ठीक है। आपको उस मेट्रो के अंदर एक्सेस अगर आपको करना है, वो पब्लिक गुड है, मेट्रो इज अ पब्लिक गुड, लेकिन उस पब्लिक गुड को एक्सेस करने के लिए आपको नीले रंग का टोकन मिलता है जो आपके गेट्स को खोलता है, तो आप उस सर्विस को यूज कर पाते हो, ठीक है। तो एक तरीके से वो टोकन के बगैर आप उस पब्लिक गुड को एक्सेस नहीं कर सकते। तो सिमिलरली ये जो ब्लॉकचेन्स हैं, ये किसी की जागीर नहीं है, ये पब्लिक गुड की श्रेणी में आ जाएंगे। और पब्लिक गुड की श्रेणी में आने के बाद इनके ऊपर एक इकोनॉमी क्रिएट होगी, और वो इकोनॉमी अगर 8 बिलियन लोग हैं तो, और अगर एवरेज हर आदमी का एक एवरेज मान लो कि 2 एजेंट होंगे, तो फ्यूचर में 16 बिलियन तो एजेंट्स होंगे, एआई एजेंट्स। 8 बिलियन लोग होंगे, 24 बिलियन लोगों का एक इकोनॉमी जनरेट होगी, ठीक है, ब्लॉकचेन्स पे। और जब वहां इकोनॉमी जनरेट होगी तो वो किसी पर्टिकुलर करेंसी में नहीं होगी, किसी देश की, क्योंकि उसको यूज करने के लिए एक टोकन होंगे जो उन्हीं के ब्लॉकचेन को डिजाइन किए हुए होंगे। उनको एक्सेस करने के लिए टोकन जरूरी होंगे, नेटिव टोकन होंगे। उसकी उसकी गैस फीस होगी जिससे आप उसको पे कर पाओगे, आप ट्रांजैक्ट उसमें कर पाओगे, आप लिक्विडिटी, डीफाई, फाइनेंस, हर चीज को एक्सेस करने के लिए आपको वो। तो वो बेसिकली राउल पॉल का ये कहना है कि फ्यूचर इस तरीके का है कि जो चीजें आज आपको लगता है कि सेंट्स के अंदर मिल रही हैं और आपको लगता है कि इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, ये तो बेकार है, खत्म है, आपको लगता है कि इंडस्ट्री अभी खत्म हो चुकी है, राहुल पॉल जैसे जो शख्स है, जो फिलोसोफर्स हैं, जो फाइनेंस को बहुत टाइम से देख रहे हैं, उनका ही कहना है कि यही कल की फ्यूचर की इक्विटीज है। जिनके पास होंगे वो कल के, आप उनको उनको कहोगे लकी लोग थे यार। यस। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा सा और आपके सामने बिखेर के समझाता हूं कि ये मामला कैसे नजर आएगा। जैसे आज आप दुनिया को जब देखते हैं तो आपके सामने क्या क्या नजर आता है? आपको दुनिया की
अगर इकोनॉमीज नजर आती हैं तो वो नेशंस के जीडीपी के रूप में नजर आती है। एम आई राइट? कि भाई इस नेशन का जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर है, जैसे चाइना, अमेरिका का है, चाइना का 20 ट्रिलियन डॉलर है, इंडिया का 4 ट्रिलियन डॉलर है, जापान का लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर है, वगैरह वगैरह। तो जब आप नेशंस की बात करते हैं तो आप जीडीपी के टर्म में बात करते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई रिलायंस का 100 बिलियन का है या 200 बिलियन का है, एचडीएफसी का इतने बिलियन का है, मेटा का इतने बिलियन का है, या अल्फाबेट का इतना बिलियन का है, या ट्रिलियन का है। तो आपके सामने एक ढांचा बना हुआ है। बट मैं ये कहने के जा रहा हूं कि जो नया ढांचा है वो ऐसा नजर आएगा जैसे कॉइन मार्केट कैप का ढांचा आपको नजर आता है, पर वो होगा कैसे? मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं कि मान लीजिए एआई अगले 5 साल 8 साल के अंदर पूरी दुनिया में फैल गया और बहुत बड़े लेवल पर नौकरियां खत्म हो गई। अब आप कहेंगे यार पूरी दुनिया में नौकरियां खत्म हो गई तो फिर लोगों का गुजारा कैसे होगा? एकदम से आपके दिमाग में टेंशन आ जाएगा। बट सवाल ये है कि जब ये हो रहा होगा तो आपको क्या लगता है कि इंसान नहीं बदलेंगे? वो जो थियरी ऑफ इंसेंटिव्स है, जब इंसानों को लगेगा कि फिएट करेंसी में रहने का मुझे नुकसान है तो मैं उस तरफ जाऊंगा जहां पर मुझे इंसेंटिव है, और इंसेंटिव मिलेगा उसको क्रिप्टो और एआई के कन्वर्जेंस जोन में। अब ये जो इंसेंटिव है ये धीरे धीरे पहले शुरू होगा, पर जैसे ही इसकी फ्रिक्शन लोगों को नजर आएगी ये बहुत कम है, इसके अंदर एंटर करना बहुत आसान है, तो ये बढ़ती जाएगी। उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत प्रैक्टिकल सा उदाहरण देता हूं कि दुनिया के अंदर आज केवल अगर इंडिया की एग्जांपल लें तो इंडिया के अंदर 14,000 पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ज्वाइंट टोटली लिस्टेड हैं। तो जब आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी कहते हैं तो आप बेसिकली क्या कहते हैं? आप कह रहे हैं कि उस कंपनी के फाउंडर्स ने शेयर्स इशू किए होंगे और शेयर्स लोगों ने खरीदे होंगे और शेयर्स मार्केट में बाय एंड सेल हो रहे होंगे। एम आई राइट? उसी तरह से चाइना में भी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होंगी, उसी तरह से अमेरिका में भी होंगी, यूरोप में भी होगी और पूरी दुनिया में होंगी। मैं मोटा मोटा दुनिया के अंदर 1 लाख क्रिप्टो नेटवर्क्स मान सकता हूं इस हिसाब से, मतलब एक फेयर एवरेज 1 लाख, क्योंकि अगर 14,000 इंडिया के अंदर हैं तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन के हिसाब से 1 लाख बिजनेस नेटवर्क्स। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर ये 1 लाख क्रिप्टो कंपनियां होंगी, मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि हो सकता है रिलायंस अपने आप को पुनर्जीवित कर ले, पुनर्अवतार ले ले क्रिप्टो कंपनी के रूप में। आज रिलायंस ने जो ब्लैक रॉक के साथ जियो फाइनेंशियल नाम का एक वेंचर शुरू किया हुआ है, क्या क्या उसको वो कल डीफाई में नहीं बदल सकता? क्या वो हिंदुस्तान का आवे नहीं बन सकता? बन सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हम एक ऐसे पॉइंट पर हैं जहां ये जो 1 लाख क्रिप्टो कंपनियां हैं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है, सिर्फ रेगुलेशन का वेट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने के कारण मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया का जो विजन है, जो ढांचा मैं आपके सामने प्रपोज कर रहा हूं कि दुनिया के अंदर एट एन एवरेज 1 लाख सक्सेसफुल क्रिप्टो कंपनियां होंगी, पर उनको हम क्रिप्टो कंपनियां नहीं बोलेंगे, उनको 1 लाख क्रिप्टो नेटवर्क्स बोलेंगे। सो यूनिवर्सल कोड आ गया और नेशंस की बजाय नेटवर्क्स आ गए। एम आई राइट? उसमें मैं ये भी कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये भी हो सकता है कि इंडिया वहां पर इंडियन गोल्ड डॉलर जैसा कोई स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दे। मैं वहां ये भी कह रहा हूं कि ब्राजील हो सकता है ब्राजील सिल्वर डॉलर जैसा कोई कॉइन लॉन्च कर दे। मैं यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो काम फिएट करेंसीज कर रही थी वो काम नेशंस के स्टेबल कॉइन्स आने वाले समय में करेंगे। तो जो काम जीडीपी के जरिए हो रहा है, जो काम स्टॉक मार्केट के जरिए हो रहा है, वो पूरा का पूरा क्रिप्टो नेटवर्क के जरिए होने वाला है।
उसमें स्टेबल कॉइन भी होंगे, उसमें ऑल्ट कॉइन भी होंगे, उसमें बिटकॉइन इथेरियम भी होगा, और ये सब ब्लॉकचेन्स पर होगा। अब अगर ये 1 लाख क्रिप्टो नेटवर्क्स हैं, तो किसी के 10 बिलियन टोकन होंगे, किसी के 100 मिलियन टोकन होंगे, किसी के 500 मिलियन टोकन होंगे, किसी के 5 बिलियन टोकन होंगे। अगर मैं मोटा मोटा एवरेज लगाता हूं पर कंपनी 1 बिलियन टोकन, तो आप सोचिए कि ये टोटल 1 लाख को अगर 1 बिलियन से मल्टीप्लाई करो तो ये 100 ट्रिलियन टोकन बनता। अभी ये 100 ट्रिलियन टोकन है, इसकी वैल्यू क्या होगी? एम आई राइट? 100 ट्रिलियन टोकन की वैल्यू क्या होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आज दुनिया के अंदर टोटल वैल्यू कितनी है, कभी आपने सोचा है? आज दुनिया के अंदर मार्केट की 100 ट्रिलियन है। नहीं, मैं उस पर आता हूं। जो रियल वैल्यू होती है, जो इंसान यूज करते हैं, वो वैल्यू बटी हुई है। नंबर 1 वो वैल्यू है आपकी जीडीपी के अंदर, ठीक है। नंबर 2 वो मार्केट कैप, जो स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप है। 100 ट्रिलियन जीडीपी का, 100 से 150 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट का। उसके बाद आता है रियल एस्टेट। मैं ये कह रहा हूं कि आरडब्ल्यू भी ऑन चेन आने जा रहा है, और रियल एस्टेट जो है वो लगभग 400 से 600 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू है। 400 से 600 ट्रिलियन डॉलर की, वो भी ऑन चेन आने जा रहा है। गोल्ड भी ऑन चेन आने जा रहा है। और आखिर में बचा डेरिवेटिव सेक्टर, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, वो भी ऑन चेन आने जा रहा है। और इन सबको मिला लिया जाए तो दुनिया के अंदर जो मिनिमम, मैक्सिमम तो नहीं कह सकता, पर जो मिनिमम आज के तारीख में वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1000 ट्रिलियन का है। यानी कि अगर 100 ट्रिलियन टोकन हैं और 1000 ट्रिलियन वैल्यू है, तो एक टोकन की एवरेज वैल्यू आप $10 लगा सकते हैं। अब सवाल ये है, एक इंसान, मान लीजिए मेरी उम्र 54 साल की है, एक इंसान जब फाइनेंशियली एक्टिव होता है, मान लीजिए उसकी 20 साल की उम्र में फाइनेंशियली एक्टिव होता है और 80 साल तक एक्टिव रहता है, तो वो उन 60 सालों में हो सकता है 100 टोकन हासिल करेगा, यूज करेगा, लेगा, बाय बाय सेल करेगा। बट एट वन टाइम हम इतना तो इमेजिन कर सकते हैं कि उसके पास 10 टोकन होंगे। अगर उसके पास एट वन टाइम उसकी एप्लीकेशन में अगर मेटामास्क है, मेटामास्क के अंदर 10 टोकन या फैंटम वैलेट में 10 टोकन रखना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब अगर हर इंसान के पास एवरेज 1000 टोकन है एक एक प्रोजेक्ट के, तो आप कैलकुलेट करिए कि 10,000 टोकन की फेस वैल्यू $1 लाख हो गई। अब सवाल ये है, अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट चूज किए तो हो सकता है एवरेज वैल्यू 10 की बजाय 50 हो, तो आपकी नेट वर्थ हो गई $5 लाख। अगर आपने बुरे प्रोजेक्ट चूज किए हैं, आपका एवरेज वैल्यू है $5, तो आपकी नेट वर्थ होगी $50,000। आपने बहुत ही बुरे प्रोजेक्ट चूज किए हैं, एवरेज वैल्यू है $1, तो आपकी नेट वैल्यू हो गई $10,000। यानी कि अब ये दुनिया जो है अपनी वैल्यू फिएट करेंसी से नहीं मैयर कर रही है, ये इन 10 टोकनों से मैयर कर रही है, विच इज व्हाट राउल पॉल इज कॉलिंग यूनिवर्सल बेसिक इक्विटी। ये किसी सरकार ने नहीं बांटी है, ये दुनिया का इमर्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहा है कि दिस इज द पोटेंशियल, जिसका टेक्नोलॉजिकल पूरा का पूरा गेम ऑलरेडी सज चुका है। यानी कि अब दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैसला क्या है कि इन लाख प्रोजेक्टों में से जो 10 टोकन है, वो 10 टोकन यूज करें जो टोकन उनको लगता है हाईली यूजफुल है उनकी जिंदगी के लिए। हो सकता है एक टोकन आपका बिटकॉइन हो, एक टोकन आपका इथीरियम हो, एक टोकन सोलाना हो, पर बाकी के 7 टोकन कौन से होंगे? ये टोकन बदलते रहेंगे, विच बेसिकली मीन्स कि आने वाले समय में हर इंसान नेटवर्क टू नेटवर्क
शिफ्ट करता रहेगा और जिस नेटवर्क में जब तक उसको वैल्यू मिल रही है वो उस नेटवर्क में तब तक रहेगा, विच बेसिकली मीन्स कि ये नेटवर्क्स ही आने वाले समय में नेटवर्क स्टेट्स बनने जा रहे हैं। सो अब मैं जो कुछ भी मैंने कहा उसके जो 3 हिस्से थे, मैं उन तीनों हिस्सों को समराइज कर रहा हूं आपके सामने। तो पहला हिस्सा मैं ये कह रहा हूं कि क्रिप्टो और एआई अब जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी बन चुका है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह, रेलवे की तरह, कंप्यूटर की तरह, इंटरनेट रेवोल्यूशन की तरह, गाड़ियों की तरह, ऑटोमोबाइल्स की तरह, विच बेसिकली मीन्स कि अब इसका जो एडॉप्शन कर्व है वो एडॉप्शन कर्व जस्ट स्काई रॉकेट करने वाला है और ऑलरेडी हम उसके मुहाने पर खड़े हैं। सो नंबर 1 ये। नंबर 2, जो थ्योरी ऑफ इंसेंटिव्स कहती है कि फिएट करेंसीज के अंदर इन्फ्लेशन और टैक्सेशन, ज्यादा इन्फ्लेशन और टैक्सेशन अब इतने बड़े लेवल पर आ रहा है और खासकर डेप्रिसिएशन, ये 3 चीजें इतने बड़े का डिसइंसेंटिव लोगों के लिए पैदा कर रही हैं कि लोग इसके लिए उस सिस्टम में एंटर करेंगे जहां उनको इंसेंटिव मिलेगा, विच बेसिकली मीन्स कि अब या तो सरकारों को बदलना पड़ेगा और उनको इंडियन गोल्ड डॉलर जैसा कुछ करना पड़ेगा, या क्रिप्टो के अंदर पॉजिटिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा, या तो वैसा करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो जनता का क्रिप्टो और एआई के इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जो मूव है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है रोकना। सो दैट्स नंबर 2। और नंबर 3, फिएट करेंसियां अगर खत्म भी होती हैं तो ये कोई विनाश की स्टोरी नहीं है। फिएट करेंसीज अगर खत्म होती हैं तो सरकारें उसकी बजाय ऑन चेन सॉवरेन करेंसीज का एक नया मॉडल इंप्लीमेंट करेंगी। तो जब आप इन सभी चीजों को इकट्ठा करते हैं और यूनिवर्सल कोड और इस ग्लोबल ग्रिड ऑफ 100,000 क्रिप्टो नेटवर्क्स को सामने रखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आने वाले समय में इंसान अपने बैंक बैलेंस से नहीं जाना जाएगा, इंसान जाना जाएगा उन 10 टोकनों से जो उसके वैलेट के अंदर पड़े हुए हैं। कौन सा टोकन कितना लेना है, कब लेना है, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, ये उसकी चॉइस है। बट ये है आने वाले दुनिया की यूनिवर्सल बेसिक इक्विटी। हाँ जी जी, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक फ्यूचर कुछ इस तरीके का आपने जो डिफाइन डिफाइन किया है, आई स्टिल फील के लिटरली एवरी ह्यूमन बीइंग टुडे इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड कि जैसे स्टॉक्स को एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि राइट स्टॉक क्या है, राइट इक्विटी कौन सी है, ऐसी उसके लिए ये इम्पॉसिबल होगा ये फिगर आउट करना कि 1 लाख लोगों में 1 लाख टोकन्स में टोकन्स कौन सा सही है। मैं जो फ्यूचर देख रहा हूँ, ह्यूमंस अपना ब्रेन यूज ही नहीं करेंगे, हर ह्यूमन का एक पर्सनल एआई एजेंट होगा यस। जो जो ये डिसाइड करेगा, क्योंकि आज मैं अपना मूड को चैट जीपीटी पे जाके पूछता हूँ कि यार मैं डाउन क्यों हूँ, डिप्रेस क्यों फील कर रहा हूँ, मेरा मूड को अपलिफ्ट कर दो, मुझे जोक सुना दो, ठीक है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या बोलूं, मैं मेरी वाइफ नाराज है मैं क्या गिफ्ट करूं, बच्चे को मैं कैसे पेरेंटिंग करूं। मतलब मैं ये तो भूल ही चुका हूं, मतलब मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मैं अपने बच्चे को डांटूं या प्यार करूं, वो मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूं। मैं क्या ही टोकन को फाइनलाइज कर पाऊंगा। तो मैं जो फ्यूचर देख रहा हूं, human intervention by as we progress is going to diminish. Every human will have their own AI agents, and the AI agents in a split of second will figure out, based on what they want to achieve, what is the best network जहाँ पे वो अपना काम अचीव कर सकें। और उसमें कुछ इस तरीके से होगा कि हो सकता है पेमेंट्स के लिए एक नेटवर्क है जो बहुत एआई का फ्रेंडली है, या एआई कहता है कि यार दिस इज वन नेटवर्क जहाँ पे सबसे चीप तरीके से आप पेमेंट्स को भेज सकते हैं और फास्टेस्ट है, ठीक है। दैट कुड बी से XYZ, ठीक है। सेकंड एक एक कहता है कि यार एआई एजेंट्स मिलके जब वो रियल वर्ल्ड एसेट्स को
फिगर आउट कर रहे होते हैं, उसमें रिटर्न्स देख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि यार रियल वर्ल्ड एसेट इज लाइक, उसमें सपोज XYZ ब्लॉकचेन इज द बेस्ट। तो ये एआई एजेंट्स किस को चूज करते हैं, उनके क्या पैरामीटर्स होंगे, वो ह्यूमन लेवल से बहुत एडवांस होंगे। और बेसिकली एआई एजेंट्स आर गोइंग टू बी योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, और ये कह लीजिए कि ये आपकी इक्विटी को डेवलप करेंगे। हाँ, और और इसमें एक चीज और याद रहे, जब हम एआई एजेंट्स कहते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि हम किसी रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं। नहीं, हम यहाँ सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि जो काम आज से 20 साल पहले आप नहीं सोच सकते थे कि आपकी एप्स कर रही होंगी, मैं ये कह रहा हूं कि वही एप्स जो होंगी उनके अंदर से ही एआई एजेंट्स पैदा हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी उस पॉइंट पर बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने फोन को कहते हैं ओपन मेटा मास्क एंड बाय मी 10 सोलाना, तो आपको पूछेगा कि इसके लिए मैं कैसे ट्रांजैक्शन करूं, यूएसडीटी से बाय करूं या आपके करंट इथीरियम से बाय करूं। तो जैसे आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपके लिए काम करेगा। तो ये जो चीज है, क्रिप्टो और एआई का जो कन्वर्जेंस है, वो इंसानों के लिए एक यूनिवर्सल एबंडेंस का मॉडल बना के आ रहा है। अब क्योंकि ये मॉडल जब पहली पहली बार हमारे सामने आया और हमारे सामने इतना बड़ा चेंज, हमें लगा कि यार एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और पिछले जो 5-6 साल के अंदर जो कुछ भी हुआ है, उस एक्सेप्टेंस के अंदर जो फ्रिक्शन था उसी के कारण है। अगर क्रिप्टो डाउन गया है तो इसलिए डाउन गया है कि लोगों को रेगुलेटरी लेवल पर, गवर्नेंस के लेवल पर, एथिक्स के लेवल पर, यूआई यूएक्स के लेवल पर जो इश्यूज आए, जो फ्रिक्शन आया, लोगों ने उसके साथ सफर किया। बट ये प्रॉब्लम्स परमानेंट प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक जी उसी तरह से जैसे आज उबर पूरी दुनिया के देशों में काम कर रहा है, आज नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया के 190 देशों में काम कर रहा है, उसी तरह क्रिप्टो और एआई का ये जो कॉम्बिनेशन है पूरी दुनिया के हर ऑनलाइन यूजर के लिए काम करेगा। जी जी, प्रॉब्ली एक ऐसा फ्यूचर होगा जिसमें आपने अपने वॉलेट को, हो सकता है एक ही टोकन से फंड किया हो, इथेरियम से सपोज, तो कल को क्रॉस ब्रिजिंग इतनी डिसेंट, आज ब्रिजेस आर वेरी चैलेंजिंग, मतलब कि एक टोकन को दूसरे टोकन नेटवर्क पे ले जाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट जैसे एगलेयर जैसी चीजें बन रही हैं, या कल को क्रॉस चेन ब्रिजेस इतने स्मूथ होंगे, आपको ये भी नहीं पता होगा कि बैकएंड पे क्या हो गया। जैसे कि सपोज आपके पास था तो इथेरियम, बट आपको सोलाना के आरडब्ल्यू को एक्सेस करना था, आपने तो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया, वॉइस कमांड। बेसिकली एक सुपर एप्स हो जाएंगी ये, मेटामास्क, फैंटम, ट्रस्ट वॉलेट, ये सुपर एप्स होंगी जिनके अंदर मेक माई ट्रिप से लेके जोमेटो वोमाटो सब होगा। आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दोगे, और प्रॉम्प्ट देने के बाद वो आप ही के इथेरियम से सारा काम कर देगा। और जहां उसको बेस्ट नेटवर्क पे चीज मिलेगी, क्रॉस ब्रिज पे जाके गैसलेस तरीके से सब चीजें हो जाएंगी। और फिर वही बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा दुनिया, एक ऐसे उस पे आने वाली है कि पूरी दुनिया की जीडीपी कलेक्टिव जीडीपी हो जाएगी। यस, अभी जैसे आप कहते हो कि नाइजीरिया की जीडीपी इतनी है, इंडिया की जीडीपी इतनी है, उसकी इतनी है, पूरी दुनिया की कलेक्टिव जीडीपी होगी। और उस कलेक्टिव जीडीपी में विनर वो होगा जो उसमें प्रूफ ऑफ वर्क ज्यादा डालेगा, मतलब जो यस, जिस देश से डैप्स, जिस देश से एक्टिविटी ज्यादा जाएगी तो विनर होगा। ये वही वही बात है कि एक सोने का पहाड़ दे दिया जाएगा पूरी दुनिया को, और उनको ये बोला जाए कि खोदो। अब उसमें से जो देश सो गया तो वो खोद नहीं पाएगा सोना। जो देश ज्यादा कुल्हाड़े और लेबर ले आएगा वो सोना निकाल ले जाएगा। तो इसमें होड़ मचेगी, एक डिसेंट्रलाइज सोने के पहाड़ की तरह होगा ये डिजिटल दुनिया, जिसके अंदर से कौन क्या निकाल के ले जाता है। बहुत खूबसूरत। आई थिंक इट्स अ वेरी, अब बहुत लोग ने, अगर जिन्होंने भी अभी तक ये एपिसोड यहाँ तक सुना है, आप रिलेट कर पा रहे होगे कि आप जो इस टाइम करंट जो कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, चाहे दुकानदारी, नौकरी या पढ़ाई, आपको आपको ये कल्पना करिए कि ये चीजें कोई बहुत आगे की बातें नहीं है। इस पॉडकास्ट के शुरू में ही एक बात बोली कि पहले इनोवेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस 3-3 डेकेड्स में होती थी।
अब वो समय गुजर गया, 5-5 साल, 4-4 साल के। एक ऐसा भी दौर आएगा कि आप लिटरली महीने महीने में इनोवेशंस देखोगे, चीजों यस, को चेंज नहीं हो, मतलब आप स्प्लिट ऑफ सेकंड में। एंड एंड तब ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप यस। इतना चेंज आपके लिए ना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। आप सिस्टम से आउट हो जाओगे, आपका एजेंट आपकी लड़ाई लड़ेगा। और इसको काशी, इसको ध्यान से अगर समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपके सामने एआई की बात रखता हूँ। हम्म। देखिए, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एआई का तूफान आया था नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में जब चैट जीपीटी आया था, एक साल में उनके पास 800 मिलियन यूजर्स हो गए थे। और आज दुनिया के अंदर ना केवल चैट जीपीटी है, एंथ्रोपिक भी है, जेमिनाई भी है, मेटा भी है, डीपसीक भी है। आज दुनिया में कम से कम 2 से 3 बिलियन एक्टिव एआई के यूजर हैं। 2 से 3 बिलियन। और अब ये हो रहा है कि अब ये सारे के सारे इंजन एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट। अब एक इंजन अपने ही एआई को कहता है कि तू मुझे सुधार, तो उससे क्या होता है कि उसका जो नेक्स्ट बेटर वर्जन है वो कुछ हफ्तों में ही तैयार हो जाता है। और जैसे एक कंपनी अपना वर्जन तैयार करती है, दूसरी कंपनी उसी दिन दूसरा नेक्स्ट वर्जन लॉन्च कर देती है। यानी कि अब ये जो गेम है वो इतनी फास्ट मूव कर रही है। जैसे आंद्रे कारपाती एक बहुत फेमस एआई रिसर्चर है, उसने एक बात कही कि 2025 के शुरू में वो 20% कोड एआई से लिखता था और 80% खुद लिखता था। 2026 के शुरू में उसने कहा कि अब मेरा 80% कोड एआई लिख रहा है और 20% कोड मैं लिख रहा हूं। और कल की बात है, सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने एक बात कही कि एक डेवलपर जिसके पास क्लॉड है आज की तारीख में, वो 10 गूगल डेवलपर को एक झटके में बीट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आउटपुट। एक डेवलपर क्लॉड के साथ 10 गूगल के डेवलपर्स को बीट कर सकता है। तो आप इमेजिन करिए कि चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं कितनी बड़ी होंगी फ्यूचर में। और कितनी बड़ी होंगी। एग्जैक्टली। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो सर ने बोला कि एक लाइन में डिफाइन कर दिया कि फ्यूचर की जीडीपी इज गोइंग टू बी अ लाइन ऑफ कोड। यस, वन, मतलब लाइन ऑफ कोड्स आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ जीडीपी। एंड व्हेन द लाइन ऑफ कोड इज द फ्यूचर ऑफ जीडीपी, ये लाइन ऑफ कोड जो है आपके एआई एजेंट्स लिख रहे होंगे। अब ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि आप एक अच्छा टोकन, एक अच्छा प्रोजेक्ट कैसे पिक करेंगे। क्योंकि प्रोजेक्ट आते रहेंगे, प्रोजेक्ट जाते रहेंगे। तो जो नए प्रोजेक्ट हैं उनको कैसे आप पिक करेंगे और पुराने प्रोजेक्ट से कैसे और कब एग्जिट करेंगे, इसके लिए आपके और एआई के बीच में एक रेगुलर इंटरेक्शन, एक प्रोडक्टिव इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। ये है आने वाले समय का वो काम जो इंसान दिन के 24 घंटों में जब भी वो चाहे क्रिएटिव प्रोडक्टिव काम करना, वो इसी मॉडल के अंदर करेंगे। तो नॉलेज और वेल्थ, नॉलेज और वर्क, वर्क और वेल्थ, इन सब चीजों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कन्वर्सेशन सर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसको कॉम्प्रिहेंड करना भी एक टास्क होता है, चीज़ों को अपने मर्ज करना, अपने जहन के अंदर इसको बसाना। और बहुत सारी हमारी ऑडियंस है जो कर लेगी, और कहीं कोई उनके कोई डाउट्स होंगे इसको राउंड 2 में कर लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगला सवाल यही होने वाला है कि टोकन्स कैसे चूज करें। ठीक है। और मैं उनको यही बोलूंगा लास्ट में भी जाते जाते कि इसके लिए आपको डेस्परेट नहीं होना है। रूल नंबर 1, आपको ये फोमो नहीं करना है। और यही कारण है कि डेस्परेशन में गलतियां होती हैं। मिलियंस में टोकन्स है बाय द वेस्ट टाइम। मैंने आपने देखा होगा, एक हिंट दिया आपको कि
जो सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे इथेरियम है, सोलानाज है, ये एटलीस्ट उस बेयर मिनिमम लेवल पे पहुंच गए हैं कि ये उस फ्यूचर के जीडीपी का बड़ा इंटेग्रल पार्ट होंगे। यस यस तो हाँ, क्योंकि इनमें ऑलरेडी ग्रोथ बहुत हो चुकी है, तो ये प्रोबेबली आर गोइंग टू बी in comparison to maybe some other random token might be slow, but they are stable. The risk appetite they demand is like pretty low. ठीक है, एंड इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी आपको उस लाइन पे नहीं सोचना कि आपने, क्योंकि अगर इस कन्वर्सेशन को यहां से ये लेके अगर जा रहे हो कि टोकन ढूंढने निकल गए, तो भाई तुम फेल हो गए, यू आर टोटली अ फेलियर। अगर आपने इस कन्वर्सेशन को ऐसे लिया कि मैं भैया टोकन ढूंढने निकलता हूं, नहीं, आपको ये देखना है कि भैया मैं इस जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कैसे करूंगा, यस मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं कैसे फायदा उठाऊंगा परिवार को, मैं क्या लेके जाऊंगा इसमें से। ये तो सोने का पहाड़ सबके लिए ओपन हो रहा है, मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है, मेरा गदाला कहाँ है, मेरे परिवार के कितने लोगों के पास कुल्हाड़ी है, और वो कुल्हाड़ी डिजिटल है। यस ठीक है, विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक नए एपिसोड में सर, तब तक थैंक यू, और कमेंट करके जरूर जाइएगा आपको कैसा लगा आज का वीडियो। थैंक यू।